बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का 4th चैप्टर रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना। तो पिछली क्लास में हमने क्या जाना था कि सर बेसिक की हमने बात की थी, ठीक है। परिचय हमने पढ़ा था किसका, आयनिक आबंध का, ठीक है। यानी कि आयनिक बॉन्ड जो था, आयनिक बंध था, उसका पहला भाग हम पूरा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आयनिक बंध में विलेयता क्या होती है, ठीक है जी। यानी कि आयनिक कोई भी आयनिक यौगिक जो है उसको यदि हम विलय कर देते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वहाँ विलेयता का क्या क्रम होता है, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सर आयनिक बंध जो बनेगा उसके गुणधर्म क्या क्या होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी, तो उनको एक बार देख लेते हैं कि आयनिक बंध क्या क्या प्रॉपर्टी लिए हुए रहते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे चीज़ दी हुई है कि सर ये जो बंध होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, यानी कि इनको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। यानी कि ये जो बंध रहेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे मजबूत रहेंगे, यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये बनाए हुए रहेंगे, ठीक है। चीज़ों को थोड़ा थोड़ा आराम से चलने देना और प्यार से समझना। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं तो अधिकतर आयनिक बंध ठोस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि गलनांक और क्वथनांक बिंदु, इनका गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक क्या होता है भाई, हाई होता है, उच्च होता है, ठीक है सर। दूसरी बात समझ में आ गई। अच्छा, ये क्या होते हैं भाई, रंगहीन होते हैं, रंगहीन यानी कि कलरलेस, ठीक है। अब कलरलेस का मतलब ये नहीं है कि सर सामने आपके यहाँ पे कोई क्रिस्टल रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें आयनिक बॉन्ड है वो आपको दिखेगा नहीं, उसका मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री में कलरलेस का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें वाइट बोल सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, जैसे कि आपको NaCl दिखाई देता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे आयनिक बंध क्या होंगे, दिशाहीन होंगे। दिशाहीन से मतलब क्या है, इस बात को थोड़ा समझना। दिशाहीन से मतलब ये है कि यार ऐसे देखो कि जैसे कि NaCl है, अब NaCl में आपको क्या नजर आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर Na+ मुझे नजर आता है, ठीक है, और Cl- नजर आता है। अब यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पे कहीं Na+ रखा हुआ है ना, Na+ यदि यहाँ पर आयन है तो Cl यदि मैं यहाँ पे लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर मैं यहाँ पे नहीं लगाना चाहता, मैं तो ऊपर लगाना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से हटा करके यदि Cl को ऊपर भी लगा दोगे तब भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अरे यहाँ पे क्या, कहीं पे भी चिपका दो, ठीक है। यानी कि दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ये होना चाहिए कि हाँ इनके बीच में आकर्षण बल है, ठीक है। तभी तो जाकर के बॉन्ड बनेगा। जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है रिपल्शन से, तभी जाकर के क्या होता है यहाँ पे भाई मेरे, यहाँ पे बॉन्ड बनता है। और यदि रिपल्शन होने लग जाता है ज़्यादा, उस टाइम पे क्या होता है भैया, उस टाइम पे जो रेडियस होती है इनकी बॉन्ड लेंथ से क्या हो जाती है यहाँ पे और कम हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वहाँ पे जाकर के बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है भाई। चलो जी, ये बात आई समझ में कि सर आयनिक बंध क्या होंगे भाई, दिशाहीन होंगे। समावयवता यानी कि यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म रहेगा वो प्रदर्शित नहीं करेंगे। समावयवता नया शब्द लग रहा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छे से आपको समझा दूंगा, ठीक है, अभी समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा, अगला क्या है, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जलीय विलयन बोल सकते हैं, ठीक है, जलीय विलयन में। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे कि कटोरी में नमक भरा हुआ है भैया, नमक मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर NaCl, सोडियम क्लोराइड। उसमें यदि आप धारा प्रवाहित करते हो, ठीक है, और फिर वहाँ पे आप देखते हो तो क्या जो नमक है उसमें भी धारा प्रवाहित होगी क्या, तो आप बोलेंगे सर नहीं होगी। लेकिन उस ही नमक का यदि मैं जलीय विलयन बना देता हूँ, फिर उसमें तार डालता हूँ, फिर आपको बोलता हूँ हाथ डालो उसमें जलीय विलयन में, तो आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, करंट आ जाएगा। तो वही तो मैं बात बोल रहा हूँ कि यदि यहाँ पे ठोस रूप में यदि NaCl है तो वहां पे भैया करंट नहीं आएगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यदि उसी का हमने एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, जलीय विलयन बना दिया, तो भैया वहां पे क्या होगा, हाथ डालने से हाथ कब आएंगे, क्यों, क्योंकि भैया विद्युत धारा हो रही है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, करंट लगेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक्वस सॉल्यूशन या पिघले हुए रूप में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात ध्यान रखिएगा, आइसोमॉर्फस काफी इंग्लिश का काफी अच्छा शब्द दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आइसोमॉर्फस का मतलब यह है कि जो इनकी संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आइसोमॉर्फस का मतलब हो गया कि जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे हम NaCl को देखेंगे, ठीक है, और हम KCl को देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर आपको सेम ही नजर आएंगे, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आइसोमॉर्फस व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है भाई, आई बात समझ में। अच्छा जी,
अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है भैया, विलेयता। अब विलेयता के ऊपर तो आज की पूरी क्लास आधारित है, ठीक है। तो इसको काफ़ी डिटेल में, मतलब जितना आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है उससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जो फैक्ट आपकी बुक में दिए हुए हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, उनको रटने की जरूरत आपको ना पड़े, ठीक है। तो उनके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको आज यहाँ पे क्लास में बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा, एक सेंटेंस सुना होगा कि समान समान को घोलता है, ठीक है। समान समान को घोलता है। आप बोलेंगे सर ने इंग्लिश में थोड़ा सा सुना था, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि समान समान को घोलता है। ये बात आपने पढ़ी थी, ठीक है। अच्छा, ये तो मतलब सर बचपन से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन सर इसका मतलब क्या था, इसका तात्पर्य क्या था, उस चीज को समझना। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं आयनिक यौगिक की, तो आयनिक यौगिक मैंने कुछ भी लिया, आयनिक कंपाउंड ले लिया। अब यदि मैं उसको किसी ध्रुवीय विलायक में घोलता हूं, यदि मैं किसी ध्रुवीय विलायक में घोलता हूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, ठीक है। विलय ऐसे लिख लो, ठीक है, विलय हो जाता है। यानी कि यदि मैं किसी आयनिक कंपाउंड को किसी में ध्रुवीय विलायक में, ठीक है, ध्रुवीय विलायक में घोल रहा हूं, तो वो क्या हो जाएगा भैया, वहाँ पे आसानी से घुल जाएगा, कोई नखरे वहाँ पे वो नहीं करेगा, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ध्रुवीय विलायक, तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपके सामने H2O, ठीक है। पानी में कभी नमक घोल करके पिया है, ठीक है, तो वो भी उसी का उदाहरण है कि हाँ सर, यहाँ पे H2O के अंदर आराम से NaCl घुल जाता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड है बट इसमें आराम से घुलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि वो अच्छी तरीके से विलायक बन जाता है वहाँ पे क्या, H2O, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न के ऊपर थोड़ा ध्यान देना कि जो H2O का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि इसका जो परावैद्युत नियतांक होता है, वो क्या होता है भाई, यहाँ पे इसका एक रीज़न बन जाता है। अब सर परावैद्युत नियतांक क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये सब आगे आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ आपको कि परावैद्युत नियतांक क्या है, सिर्फ इतना ध्यान रख लो। परावैद्युत नियतांक क्या है, परावैद्युत नियतांक क्या करेगा भैया, आयन के मध्य जो कमजोर बल होता है उसको ये प्रदर्शित करता है। फिर से समझना, परावैद्युत नियतांक क्या प्रदर्शित करता है, आयनों के बीच में जो कमजोर बल होता है उसको ये प्रदर्शित करेगा। सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, कुछ डिटेल में नहीं पूछने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, NaCl को किस में घोलना चाह रहा हूं, यहाँ पे भैया मैं पानी में घोलना चाह रहा हूं, H2O में घोलना चाह रहा हूं। अच्छा, NaCl आपको पता है सर, NaCl सॉलिड में है, ठीक है। अब इसको यदि मैं यहाँ पे तोड़ना चाहता हूं, ठीक है, तो रिक्वायर एनर्जी होगी, यानी कि एनर्जी इसको लगेगी। अब एनर्जी लगेगी तो उसे क्या बोलेंगे भैया, लेटेस्ट एनर्जी, जालक ऊर्जा। और जैसे ही इसको जालक ऊर्जा हमने दी, वैसे ही क्या हो गया, ये Na+ और Cl- में ये विभाजित हो गया, यानी कि Na+ अलग हो गया और Cl- दोनों आयन यहाँ पे अलग अलग हो गए जालक ऊर्जा देने पर। अच्छा जी सर, जालक ऊर्जा दे दी, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं भैया, पानी में घोल रहा हूं। किस में घोल रहा हूं भैया, पानी में घोल रहा हूं। अब मैंने क्या किया कि इसको जैसे ही पानी में घोला तो जो Na+ है वो भी पानी में घुलेगा, ठीक है, ये भी पानी में घुलेगा। तो पहले तो ये किस फॉर्म में नजर आ रहा था आपको, तो आप बोलेंगे सर पहले तो ये यहाँ पे Na+ गैस की फॉर्म में, Cl- गैस की फॉर्म में नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने ये पानी में घोला उसके बाद में ये क्या बन गया, ये यहाँ पे Na+ एक्वश बन गया और ये यहाँ पे क्या बन गया भैया, Cl- एक्वश बन गया, यानी कि ये इनका जलीय विलयन यहाँ पे बन गया। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो लेटेस्ट एनर्जी होती है, यानी कि जो जालक ऊर्जा होती है, वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि इसको रिक्वायर है एनर्जी की। क्यों, क्योंकि जो कंपाउंड है उसको यदि रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, तो जैसी भी एनर्जी रहेगी ना, यदि इसको रिक्वायरमेंट है खुद को, तो ये क्या होगी, हमेशा यहां पे पॉजिटिव होगी। लेकिन यदि ये रिलीज करेगा तो वो क्या होगी, वहां पे भैया नेगेटिव होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो यहां पे लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी भैया, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आप बोलेंगे सर Na+ एक्वस और Cl- एक्वस देखने में कैसा लगेगा, आई बात समझ में, क्या बोला मैंने, स्टार्टिंग से देखना। NaCl था, जालक ऊर्जा दी, पॉजिटिव है भैया, रिक्वायरमेंट है इसलिए पॉजिटिव है। अच्छा, अब जैसे ही जालक ऊर्जा दी, Na+ गैस में, Cl- गैस में ये परिवर्तित हो गया। अब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको पानी में मिला रहे हैं। तो यहां पे अब ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, Na+ गैस से Na+ एक्वस में, Cl- गैस से Cl- एक्वस में ये परिवर्तित हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, इतना फंडा क्लियर है क्या, अब बढ़ जाएं आगे,
ठीक है। अच्छा, अब इनका जो स्ट्रक्चर है ना आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। कैसा, देखना भाई, एक तो ई वाला और एक ई वाला। आप यहां पे इस वाले स्ट्रक्चर में क्या देख पा रहे हैं, इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि सर Na+ है बीच में सेंटर में, ठीक है। उसके आसपास यहां पे क्या हो जाएंगे, H2O के जो मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। H2O के मोलिक्यूल द्वारा ये क्या कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा। और इधर देखेंगे तो यहां भी सिचुएशन आपको सेम नजर आ रही है, बस यहां पे क्या है Cl- और आसपास पूरी जगह पे क्या है, H2O है। यानी कि बात ये कही जाएगी कि सर जब भी हम बात करेंगे NaCl की, NaCl को पानी में घोल रहे हैं तो Na+ के जो आयन होते हैं और Cl- के आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, H2O के अणुओं द्वारा घेर लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? चलो जी बढ़ जाए आगे। अब आगे कहानी को थोड़ा सा समझना। अब इस बात पे हम गौर करते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा था यहाँ पे कि सर आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होता है। अच्छा, जो अभी मैंने आपको जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन बताई है ना, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है उसको मैंने आगे यहाँ पे आपको लिख भी दिया है ताकि एग्जाम में आ जाए तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रोसेस को मैंने आगे बता दिया है कैसे। सर्वप्रथम यह गैसीय आयन में टूटता है, बिल्कुल टूट रहा है सर, देखो यहां से ये किसमें टूटा, गैसीय आयन में टूट गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी, गैसीय आयन में टूटता है और इसके लिए जालक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर है बात? अच्छा आगे बढ़ो। प्रत्येक गैसीय आयन का मतलब क्या हो गया कि सर प्रत्येक का मतलब हो गया Na+ हो गया और Cl- हो गया, ठीक है। Na+ हो गया और Cl- हो गया। जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अरे भैया यही तो मैंने बताया था, कुछ और बताया था क्या? जो प्रत्येक गैसीय आयन जो होता है वो जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अच्छा, और जल के अणुओं द्वारा घिर जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसे एक शब्द नाम दिया गया है बालक, उसका क्या नाम है, जलयोजन। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जलयोजन क्या होता है। तो आपको क्या लिखना है, प्रत्येक गैसीय आयन जल के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जल के अणुओं द्वारा घिर जाता है। इसे ही क्या बोला जाएगा, जलयोजन बोला जाएगा, हाइड्रेशन बोला जाएगा। और ये दोनों डायग्राम आपको ध्यान रखने हैं हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। यानी कि प्रत्येक गैसीय आयन क्या हुआ, यहां पे जल के अणुओं द्वारा घेर लिया गया, इसे क्या बोलेंगे, जलयोजन बोलेंगे। और भैया यहां से एक एनर्जी की भी हम बात करेंगे, किसकी, एनर्जी की भी हम बात करेंगे, उसे बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। यानी कि अब यहां से एक ऊर्जा निकलने वाली है। अब जो ऊर्जा यहां से निकलेगी, उसे बोला जाएगा जलयोजन ऊर्जा। और यहां पे इंग्लिश में याद रखो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। बढ़े आगे। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हमने क्या किया था, यहां पे गैसीय आयन में वो टूट गए थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था भैया, वहां पे जालक ऊर्जा की आवश्यकता हुई थी। अच्छा, उसके बाद में हमने क्या किया था भैया, जल के अणुओं के द्वारा वह घेर लिए गए थे। एक आयन इधर था, एक आयन इधर था, आसपास यहाँ पे कैसे H2O के अणु यहाँ पे घेरे हुए हैं उसको। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे जलयोजन बोलते हैं। और वहां से जो ऊर्जा निकल रही है उसे क्या बोला जाता है, जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी इसको बोला जाता है, ठीक है भाई। बढ़े आगे। चलो जी, अब देखो अगली हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा NaCl है, ठीक है। लैटिस एनर्जी हमने दी, बिल्कुल दी। अब मेन मुद्दा यहां से स्टार्ट है अपना, ठीक है। अब यहां से चीज को समझना, ठीक है, बहुत ही बड़ा डेरिवेशन है और छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, मतलब सिंपल है। यदि समझना चाहो तो पेन कॉपी बस आपको एक तरफ रखनी है, थोड़ी देर के लिए यहां पे ध्यान देना है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप बताइएगा, NaCl की हम बात कर रहे हैं, कलर भी चेंज कर लेते हैं, नई पहल ये लो। NaCl की हम बात कर रहे थे। NaCl क्या था भैया, सॉलिड था। लेटिस एनर्जी हमने दी, यानी कि जालक ऊर्जा यहाँ पे दी, ठीक है। तो जालक ऊर्जा तो भैया क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसने क्या किया यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये Na+ और Cl- में ये यहाँ पे विभाजित हो गया, ठीक है भाई। बढ़े आगे। अब एक बात देखना, H2O, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पे किसकी, Na+ और यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, Cl-, ठीक है, ऊर्जा निकल रही है। अच्छा, ये किस में परिवर्तित हो गया, Na+, ये किस में परिवर्तित हो गया, Cl-। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ ना, डेल H की हम बात करेंगे, एंथैल्पी परिवर्तन की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपने कौन कौन सी एनर्जी दी है, ठीक है, या फिर कौन कौन सी एनर्जी यहाँ से निकली, सभी को हम देख लेते हैं, कौन कौन सी एनर्जी यहाँ पे यूज की गई है, ऐसा देखते हैं।
तो सबसे पहले तो नज़र आई हमें यहाँ पे क्या, लेटिस एनर्जी, तो लेटिस एनर्जी मैंने लिख दिया। अच्छा, और क्या नज़र आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रेशन एनर्जी किसकी, Na+ की, चलो ये भी लिख देते हैं हम। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी किसकी भाई, Cl- की, ये भी लिख देते हैं हम। अच्छा, एक काम करो ना सर कि यहाँ पे Na+ की अलग लिख रहे हो, Cl- की अलग लिख रहे हो, तो एक काम करो ना भाई, यहाँ पे इन दोनों को एक ही कर दो ना। फिर मैं बोलूँगा इनको यदि एक कर दोगे ना, तो यहाँ पे Na+ है, यहाँ पे Cl- है, तो इनको एक काम करो, H.E हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ NaCl ही एक साथ लिख दो। समझना बात को। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है HeNa+, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रेशन एनर्जी Cl-, तो इनको मैं एक काम करता हूँ ना, हाइड्रेशन एनर्जी NaCl ही लिख दूंगा ना, क्या दिक्कत है। तो ये तो NaCl की लेटेस्ट एनर्जी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पे भैया, हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी मैंने आपको, थोड़ी देर पहले आपको एक बात बताई थी कि सर जो यहाँ से ऊर्जा जो हम दे रहे हैं, ऊर्जा की आवश्यकता जो है वो क्या है, जालक ऊर्जा है, और वो क्या होती है भैया यहाँ पे पॉजिटिव होती है, और जो एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि सर जो Li रहेगा वो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो यहाँ पे He जो रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। अच्छा जी, अब एक बात ध्यान से समझना, आपके क्या क्लियर हुई यहाँ पे बात कि सर ΔH था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, लेटिस एनर्जी, और यहाँ पे क्या है भैया, प्लस ऑफ He। अच्छा, ये क्या है भैया, अभी नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, यदि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, यदि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक बात मुझे बताना, यदि ये नेगेटिव है और यहाँ पे एक केस में यदि बनाना चाहूँ, पहला केस में मान लेता हूँ कि यदि He की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, यहाँ पे Li से, यानी कि जो He की जो वैल्यू आएगी, He की जो यहाँ पे वैल्यू है वो किससे ग्रेटर देन है, यहाँ पे Li से। यूँ मान के चलो कि एक कंडीशन देखो यहाँ पे इस तरह से, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ΔH है, ठीक है, यहाँ पे क्या था, लेटेस्ट एनर्जी थी, ये प्लस क्या था, हाइड्रेशन एनर्जी थी। मैं बोल रहा हूँ पहला केस बना करके कि यार He जो है ना वो क्या है, Li से ज़्यादा है, ठीक है, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ पे लफड़ा नहीं है। अच्छा, He को यदि मैं ज़्यादा ले लेता हूँ, मान लेता हूँ He को मैंने 5 ले लिया, ठीक है, और Li को मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है, He को मैंने 5 ले लिया, और यहाँ पे Li को कितना ले लिया, 3 ले लिया। He को मैंने 5 लिया, Li को मैंने 3 ले लिया। बात समझ में आई कि He यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, यदि मैं ΔH यदि इस जगह से निकालता हूँ तो आपको क्या प्राप्त होगा कि सर Li लिख दो, Li कितना, 3। अच्छा सर, +3 या -3, तो आपको पता होना चाहिए लेटेस्ट एनर्जी यानी कि जालक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पे प्लस में होती है, तो प्लस लिखोगे। अच्छा सर, यहाँ पे देखो प्लस ऑफ, ये तो ये वाला प्लस आया। अच्छा, हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है, 5, लेकिन 5 नहीं लिखते बेटा, यहाँ पे क्या, हाइड्रेशन एनर्जी तो निकल रही है ना, हाइड्रेशन एनर्जी तो निकल रही है, क्यों, क्योंकि मैंने लिखा है ना हाइड्रेशन एनर्जी किस में आती है, नेगेटिव में आएगी, और लेटिस एनर्जी किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। तो ये किस में लिखी जाएगी भाई मेरे, यहाँ पे, ये यहाँ पे माइनस में लिखी जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 - 5, और ये क्या प्राप्त हो गया, यहाँ पे आपको -2 प्राप्त हो गया, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है 5 और 3 करके, ताकि इजीली समझ में आ जाए। अच्छा, ये माइनस में आ गया, यानी कि ΔH यहाँ पे क्या आ गया भैया, नेगेटिव मुझे प्राप्त हुआ है। अब ΔH भैया जैसे ही आपको नेगेटिव प्राप्त हुआ है ना, तो आप समझ जाओ, जैसे ही ΔH नेगेटिव प्राप्त हुआ, ये लो सर, यहाँ पे इतनी बड़ी बात करके बताई थी, यहाँ पे आपने सीधा ही लिख दिया, ठीक है। तो ये तो वैसे भी समझ में आ जाता, ऐसे समझो इसको कि सर ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, यानी कि यहाँ पे ये तो ऋणात्मक रहेगा, लेकिन ऋणात्मक यदि ज़्यादा है, ऋणात्मक वाली संख्या यदि ज़्यादा है, तो भैया आंसर तो नेगेटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो ΔH तो यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा, और ΔH जैसे ही नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे एक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये प्रोसेस सब हम कहाँ पे पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो कि अगले हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और उस जगह पे जो रहेगा विलय हो जाएगा, यानी कि सोल्यूबल हो जाएगा, यानी कि जो NaCl रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई भी आयनिक कंपाउंड जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा। पहली कंडीशन तो भाई ये है। अब देखना दूसरी कंडीशन की हम बात करते हैं। दूसरी कंडीशन में क्या है कि यार पहले तो हमने क्या किया कि He जो है ना वो बड़ा ले लिया, Li छोटा ले लिया। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि Li जो है ना, केस सेकंड की हम बात कर रहे हैं, Li जो है वो ग्रेटर देन है यहाँ पे He से, ठीक है, Li जो है वो ग्रेटर देन है He से। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जो ΔH था वो कितना था, तो आप बोलेंगे सर ΔH बराबर क्या था यहाँ पे, Li प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है जी।
अच्छा मैं मान लेता हूँ कि एल को मैंने कितना ले लिया, 5 ले लिया, इसको मैंने 3 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सीधी यहाँ पे अलग कर दी मैंने, वैल्यूज उल्टी कर दी। अच्छा ये क्या आएगा, यहाँ पे प्लस का 5 आएगा। अच्छा ये किस में आएगा, यहाँ पे प्लस लगाया और यहाँ पे एच, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये कितना हो गया, 5 - 3 बराबर कितना हो गया भैया, 2 हो गया। अब 2 हो गया, इसका मतलब डेल एच मेरा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। डेल एच पॉजिटिव यदि यहाँ पे आया है तो वही तो बात मैंने बोली थी, डेल एच यहाँ पे क्या आ गया भैया, पॉजिटिव आ गया। पहले तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा था जब डेल एच नेगेटिव आ रहा था, अब यहाँ पे डेल एच पॉजिटिव आया है तो कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और ये क्या होंगे, जनरली इनसोल्यूबल होंगे। क्या होंगे, जनरली इनसोल्यूबल होंगे। अब आप बोलेंगे सर जनरली तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, सामान्यतः, ठीक है। तो जहाँ पे जनरली आएगा ना वहाँ पे मान के चलो कि भैया वहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा है। कैसे, जनरली का मतलब ये है कि कभी कभी हो सकते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं हो सकते। अब उसके लिए हमें थोड़ी सी यहाँ पे एडवांस लेवल समझना पड़ेगा, ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा ताकि ये जो जनरली है ना, ठीक है, इसको हमें रटना ना पड़े, ठीक है। इसके जो बात के एग्जांपल्स हैं वो हमें रटने ना पड़े, हमें समझ में आ जाए कि हाँ सर जनरली है तो किस केसेस में यहाँ पे सोल्यूबल होगा और किस केस में इनसोल्यूबल होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहली बात, एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखो। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये एक चीज़ है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में ये आपके काम आती है, ठीक है। वहाँ पे आपको गिब्स एंथैल्पी वगैरह ये सब, गिब्स एंथैल्पी तो पहले पढ़ा रखी है शायद, है ना, वहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा गिब्स एंथैल्पी है, ठीक है, गिब्स ऊर्जा है यहाँ पे। तो ये डेल जी जो होता है ना वो बराबर क्या होता है, सीधा याद रख लो, डेल एच माइनस टी डेल एस। क्या बोला मैंने यहाँ पे, डेल एच माइनस टी डेल एस। कुछ याद नहीं रखना क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, सर टी का याद रख लो, टेम्परेचर होता है, ठीक है, और कुछ भी याद नहीं रखना। अच्छा ए बी कोई सॉलिड है, किस में परिवर्तित हो रहा है यहाँ पे, ए प्लस एक्वस में, बी माइनस एक्वस में, ठीक है। डिसोशिएशन हुआ यानी कि टूट गए, रेंडमनेस इंक्रीज हुई है, उससे क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। आपको इतनी बड़ी जो मैंने यहाँ पे कहानी लिखी है ना उसमें सिर्फ एक तो ये वाली बात और एक ये वाली बात, यानी कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस होता है। यहाँ पे जो डेल एस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सिर्फ ये लास्ट की जो लाइन है ना अभी जो मैंने लिखी है सिर्फ वो याद रख लो। साथ में बोलो मेरे, क्या लिखा मैंने, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। जहाँ पे डेल एस जो होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ तो आपने रट ली, अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, ठीक है। दो केसेस आपके सामने बना रहा हूँ, ठीक है, दो मतलब दो छोटी छोटी बातें, उनको थोड़ा सा ध्यान रख लो। पहली बात तो ये है, यदि स्पॉन्टेनियस होता है और एक है क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। यानी कि एक कोई भी इवेंट मान लो, कोई भी इवेंट मान लो, वो यदि स्पॉन्टेनियस हो रहा है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है बिना किसी बाह्य बल के हो रहा है, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, बाह्य बल के साथ में हो रहा है। जब बिना किसी बाह्य बल के होता है, ठीक है, तो वहाँ पे डेल एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो डेल जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। यदि बाह्य बल के साथ होता है तो वहाँ पे डेल जी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सर ये कहाँ पे काम आ रहा है, भाई ये काम नहीं आ रहा, लेकिन जो ये नीचे लिखा हुआ है ना वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको याद रखो ना रखो, इसको आप ध्यान रखना। कैसे, यदि डेल जी नेगेटिव है तो वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। यदि डेल जी पॉजिटिव है तो वो क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो पहली चीज़ ध्यान क्या क्या रखना है, मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है अपने को कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, जहाँ पे डेल एस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि सर डेल जी यदि नेगेटिव आया तो सोल्यूबल होगा, और डेल जी यदि यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो इनसोल्यूबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे कहानी पे आ जाओ। अपन किसको लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे, अपन डेल एस को डेल एस को क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले एक चीज़ हमने देखी थी, क्या, इधर से देखना ध्यान से,
ये वाली। पहला जो पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था वो क्या था, डेल एच क्या आया था यहाँ पे, नेगेटिव आया था। अब इसको मैं देखो सोल्यूबल कैसे बनाता हूँ देखना है ना, यहाँ से कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, वहीं से बताऊंगा। डेल एच अपना क्या है, नेगेटिव है। पहले वाले केस को मैं प्रूफ कर रहा हूँ, दूसरा वाला को हमें निकालना ही है, क्योंकि यही वाला जो जनरली वाला शब्द था वही तो हमें यहाँ से हटाना था, ठीक है, इसी के बारे में समझना था। तो पहले वाले को प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डेल एच बराबर क्या दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है। अच्छा जी, डेल एच बराबर नेगेटिव दे रखा है, कहाँ गया, ये रहा। डेल एच क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, यानी कि इस वाले इक्वेशन में जो डेल एच है वो क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, डेल एस क्या है भैया, तो आप बोलोगे सर डेल एस यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, डेल एच नेगेटिव है, डेल एस पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी नेगेटिव टर्म, ये भी नेगेटिव टर्म हुआ, ये भी नेगेटिव टर्म हुआ, यानी कि ये वाली राशि भी नेगेटिव हो गई और ये वाली राशि भी यहाँ पे पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई, क्योंकि ये पॉजिटिव है लेकिन आगे यहाँ पे नेगेटिव तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आ गया, यहाँ पे ओवरऑल यदि देखा जाए तो ये इसको यहाँ पे जो पॉजिटिव लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ इसके लिए लिखा हुआ है, डेल एस के लिए। तो ये नेगेटिव और ये पूरा भी यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, नेगेटिव आ जाएगा। डेल जी मुझे क्या मिल जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। और डेल जी यदि नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या होता है, सोल्यूबल है, और सोल्यूबल हमने लिख दिया। और ये वाली चीज़ तो हमने पहले ही निकाल ली थी, ये वाली चीज़ तो हमने पहले ही निकाल ली थी कि ये सोल्यूबल आया कैसे था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, ठीक है। अब बात हम इसकी कर रहे थे यहाँ पे कि यदि मैं डेल एच को यदि पॉजिटिव लूँ, अब डेल एच को यदि मैं पॉजिटिव लेता हूँ, आ जाओ बात को, है ना। डेल एच को यदि मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो भैया जनरली मैंने क्यों लगाया था, इस बात को थोड़ा समझना। डेल एच को मैंने क्या लिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिया, तो डेल एच को मैंने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है भाई। अब डेल एच को जैसे ही मैं यहाँ पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, वैसे आपको क्या नज़र आ रहा है कि सर ये तो पॉजिटिव है, ये वाली राशि तो पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे केस बन जाएंगे दो। यदि यहाँ पे डेल एच, यदि यहाँ पे जो डेल एच है उसका परिमाण यदि यहाँ पे किससे बड़ा हो, डेल एच से यदि बड़ा हो, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, तो आप देखिएगा यदि ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ना, डेल एच जो है वो यदि टी डेल एच से यदि भाई बड़ा आ गया, तो उस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे जो डेल जी रहेगा वो क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि हमने ये चीज़ पढ़ी है कि भैया यदि यहाँ पे डेल जी यदि पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, विजिबल है क्या। अच्छा, ये यदि विजिबल ना हो तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ इस तरह, ठीक है। यदि दोनों चीज़ें विजिबल ना हो ना, ये वाली तो मैं आगे लिख देता हूँ। केस फर्स्ट हमने क्या बनाया, केस फर्स्ट, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शायद दिख नहीं रहे होंगे, है ना। केस फर्स्ट हमने बनाया है यहाँ पे क्या, कि डेल एच को यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टी डेल एस से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यदि देखा जाए यहाँ पे, तो डेल जी क्या आ जाएगा, इतनी गणित तो आप लगा ही सकते हो यार, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ये कम, ये यहाँ पे छोटी है, तो बड़ी में छोटी घटाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही चीज़ आने वाली है, तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव यदि जी आता है तो उसका मतलब क्या होता है भाई, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, केस सेकंड की हम बात कर रहे हैं। केस सेकंड में आपको नज़र आ रहा है कि सर अब इसका उल्टा ले लो, यहाँ पे इसको छोटा कर लो, इसको बड़ा कर लो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ कि सर इसको यदि मैंने बड़ा कर दिया यहाँ पे, और बड़ी वाली चीज़ यहाँ पे माइनस के साइन के साथ में है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे डेल एच क्या आएगा, सॉरी डेल जी क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। डेल जी यदि नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, सोल्यूबल हो गया। यानी कि जो पूरी की पूरी बात है वो क्या है कि सर ये वाली कहानी तो समझ में आ गई थी, जो यहाँ पे डेल एच नेगेटिव था वो तो सोल्यूबल था, लेकिन यहाँ पे जनरली हमने इसलिए लगाया था कि यहाँ पे दो केसेस और बनेंगे, वो किससे समझ में आएंगे, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में समझ में आएंगे, ठीक है, जो कि हमने पूरा अच्छे तरीके से समझ लिया, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ इतना नहीं होना है, सिर्फ यार छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद में जो ये दो केसेस हैं इसको भी याद नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला है ना, सेकंड वाला, इसको तो आप ध्यान रख ही लो, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता रहा है, ठीक है। और आप यदि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, आईआईटी की या फिर नीट की, तो वहाँ पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो पूछी जाती है। क्लियर है इतनी बात, बढ़े आगे, कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक तो नहीं होगी। तो जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से क्विक रिविजन कर लेते हैं ताकि आपको पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो जी, तो ये स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, यहाँ पे आयनिक बंध के गुणधर्म से स्टार्ट किया था। मजबूत बंध होता है, ठीक है,
फटाफट से पेन कॉपी को एक तरफ रख दो, सिर्फ एयरफोन लगा कर एक बार सुनो क्या बोलना चाहता हूं। मजबूत बंद होता है, अधिकतर आयनिक बंद क्या होते हैं, ठोस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका क्या होता है, हाई होता है। और यदि हम बात करें यहाँ पे तो रंगहीन यानी कि व्हाइट होते हैं। आयनिक बंद क्या होते हैं, दिशाहीन होते हैं। समावयवता प्रदर्शित नहीं करते। और यहाँ पे इनका जो स्ट्रक्चर होता है, यदि स्ट्रक्चर की हम बात करें तो स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, उसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे आइसोमॉर्फस बोला जाता है। और एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन या फिर पिघले हुए रूप में। ठीक है, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे विलेयता की, यानी कि लाइक डिजोल्व लाइक, यानी कि समान समान को घोलेगा। उसके बाद में हमने क्या किया था कि सर NaCl को हमने किस में घोल दिया था, पानी में घोला। वहां पे हमें क्या पता चला था कि सर जो लेटेस्ट एनर्जी है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जो वहां पे जलयोजन जो ऊर्जा होती है, इसको क्या बोला जाता है, जो स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन यानी कि जलयोजन बोला जाएगा। और जो यहां से एनर्जी निकलेगी मेरे भाई, वो क्या निकलेगी, जलयोजन ऊर्जा उसे बोला जाएगा। और उसका जो मान होगा वो क्या होगा, नेगेटिव प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जब भी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जब प्रोसेस से एनर्जी निकल रही है तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहां पे कुछ नियम मैंने बता दिए किस प्रकार से इनका हाइड्रेशन कराना है। ठीक है, और उसके बाद में हमने विलेयता की बात की थी, बहुत ही छोटी छोटी बात है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, आयनिक बंध आपका कंप्लीट हो चुका है, इससे ज्यादा मतलब कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है।